Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is 7th chapter, A Prayer for My Daughter. The poet of this chapter is William Butler Yeats. First, I'll tell you something about the author. W.B. Yeats was born in 1865. जो W.B. Yeats थे, इनका जो बर्थ हुआ था वो 1865 में हुआ था, and he died in 1939. At the age of 24, he published his first volume of poems. जब ये 24 years के थे तो इन्होंने अपनी पहली poems को publish किया था. इनकी कुछ famous poems थी: The Wandering of Oisins, The Lake Isle of Innisfree, The Mask, Brindisium, Sale of Brindisium, The Tower, and many other poems he wrote. इनको Nobel Prize भी दिया गया था 1923 में for the literature. इन दिस पोयम, जो ये पोयम है, इसमें इन्होंने अपनी डॉटर एनी के बारे में डिस्क्राइब किया है, या ये जो लेटर है वो अपनी डॉटर की कंसर्न के लिए, इनको अपनी डॉटर की चिंता हो रही थी, एनी जो इनकी डॉटर का नाम था, उसको डेडिकेट करने के लिए लिखा हुआ है. इस पोयम में इन्होंने एक विमेन के बारे में भी बताया है, मॉड गॉनी. शी इज अ विमेन टू हुम ही लव्स. ये वो गर्ल थी जिसको ये ही फॉल इन लव विद हर. And he proposes her, but that girl refuses to marry her. Montgomery was a very beautiful woman, but after rejecting her proposal, इन्होंने भी Montgomery ने किसी और से शादी कर ली, और राइटर ने भी किसी और से शादी कर ली at the age of 52. और 52 की एज में जब इन्होंने जॉर्ज हाइडल से शादी की तो उनको जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ, दैट इज अ डॉटर नेम्ड एनी. ये जो पोयम है ये उस टाइम पर लिखी गई है जब वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए जस्ट 2 महीने ही हुए थे और एंग्लो वॉर चल रहा था. तो जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, चारों तरफ सिर्फ लड़ाई झगड़े ही थे. तो जो राइटर थे उनको कंसर्न हो रही थी अपनी डॉटर की कि इस तरीके के एटमॉस्फेयर में उनकी जो डॉटर है वो कैसे सरवाइव करेगी. तो इसी सारी चीजों को, उनकी जो कंसर्न है अपनी डॉटर के लिए, वही डिस्क्राइब किया गया है. सो वी विल स्टार्ट विद अ पोयम. Once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and coverlid. इसमें क्या बताया है पोएट ने कि जो बाहर का जो वेदर है उससे पोएट ने, उसमें जो पोएट की जो फीलिंग्स हैं उस वेदर को उस फीलिंग से कंपेयर किया गया है कि किस तरीके का आफ्टर द वार, किस तरीके का जो डेंजरस एटमॉस्फेयर बाहर है. बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं, और जो हवा है बाहर, जो तूफान आया हुआ है, स्टॉर्म मीन्स तूफान, बाहर जो तूफान आया हुआ है उससे ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा बुरा है. और जो राइटर की बेबी, जब उन्होंने ये जो पोयम लिखा है तो जो राइटर की गर्ल है, एट दैट टाइम शी वॉज ओनली 2 days ओल्ड, सिर्फ 2 ही दिन की बच्ची थी. और तो राइटर को उसकी सेफ्टी से रिलेटेड चिंता हो रही थी कि ऐसे एटमॉस्फेयर में वो अपने डॉटर की सेफ्टी किस तरीके से करेगा. इसमें उन्होंने वर्ड यूज किए हैं क्रेडलहुड एंड कवरलिड. दीज आर द 2 वर्ड्स जिसमें ये शो किया जा रहा है कि उनकी जो डॉटर एनी थी वो कितनी ज्यादा इनोसेंट थी अभी. क्रेडलहुड मतलब बिल्कुल ही छोटा बच्चा जो झूले में रहता हो, तो ये कितनी ज्यादा भी इनोसेंट है. बाहर के एटमॉस्फेयर से ये बहुत ज्यादा अनअवेयर है, इसको कोई भी आइडिया नहीं है कि बाहर किस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा है. एंड हाफ हिट शोज, जो इसमें यूज किया है वर्ड हाफ हिट, इसका मतलब क्या है कि जो एनी है वो अभी तो प्रोटेक्टेड है बिकॉज शी वॉज अ लिटिल चाइल्ड, और वो अभी घर पर है, एक घर के एटमॉस्फेयर में है, तो वो अभी कैसी है, प्रोटेक्टेड है. लेकिन क्या इसको इसी तरीके से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट किया जा सकता है? वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वो बच्ची है, बड़े होकर ऐसे उसको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो इस तरीके से जो राइटर है उनको अपनी डॉटर के लिए जो कंसर्न को शो कर रहे हैं. माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, देयर इज नो ऑब्स्टिकल एंड गिगोरीज वुड एंड वन बेयर हिल. इस लाइन में उन्होंने क्या कहा है कि जो एनी है उसके चारों तरफ बहुत वॉयलेंट तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है. चारों तरफ सिर्फ दंगे हो रहे हैं, मार धाड़ चल रही है, लोगों की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं. लेकिन इन सारे जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे अभी उनकी चाइल्ड कैसे है, अनअवेयर है, इसलिए वो इन सारी चीजों को इग्नोर करके जस्ट सो रही है, उसको इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है.
और उसकी जो इग्नोरेंस है, वो जो इन सारी चीजों को अभी इग्नोर कर रही है, उससे उससे उसको अभी अभी क्योंकि वो उस चीज से लिए प्रोटेक्टेड है, उसको अभी सारी चीजों से चिंता नहीं है। तो इसमें उन्होंने अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया, ग्रिगोरी। ग्रिगोरी इज द फ्रेंड ऑफ द ऑथर, वो ऑथर के फ्रेंड थे। तो उन्होंने बताया कि जैसे कि ग्रिगोरी के फादर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या ऐसे ही वो लाइफ टाइम अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कंसर्न उनको हो रहा है। ग्रिगोरी की इटली में डेथ हो गई थी जब उनकी एज 36 इयर्स की थी। जो ईस्ट थे वो ग्रिगोरी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और ये लोग ज्यादातर जो टाइम था अपना वो गौरी के गार्डन में अपना स्पेंड किया करते थे। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उन्होंने, गौरी ने, जो ईस्ट थे उन्होंने भी वहां जाना बंद कर दिया और वो गार्डन सुनसान हो गया था। ग्रिगोरी के डेथ के बाद भी उनके जो राइटर हैं उन्होंने अपने फ्रेंड को डेडिकेट कर कर भी 4 पोयम को लिखा हुआ है। Whereby the haystack and roof leveling wind breed on the Atlantic can be stayed, and for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. Gloom means sadness. तो अब जो पोयम इसमें क्या बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि जो ये तूफान आ रहा है ये आयरलैंड से आ रहा है, अटलांटिक ओशन से आ रहा है। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो राइटर है वो सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो इतना ज्यादा खराब एटमॉस्फेयर जो बाहर का हो रहा है, जो इतना तूफान, ये जो बुरा उन्होंने स्टॉर्म किसके लिए डिनोट किया है, बाहर के खराब एटमॉस्फेयर के लिए, बाहर जो लड़ाई झगड़े दंगे ये सब हो रहे हैं इस चीजों के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि बाहर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब ये बाहर जो इतनी लड़ाई झगड़े दंगे चल रहे हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में वो उनकी जो बेटी है वो किस तरीके से बड़ी हो पाएगी, कैसे एक सेफ एटमॉस्फेयर वो अपनी बेटी को दे पाएंगे। रूफ लेवलिंग विंड मीन्स क्या है यहाँ पर, रूफ लेवलिंग विंड का मतलब है बाहर जितने भी दंगे हैं, लड़ाइयां हैं, मर्डर हैं, ये जो सोशली लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन सारी चीजों का मतलब क्या है, रूफ लेवलिंग विंड। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ राइटर ने अपनी कंसर्न शो की है कि उनकी अभी जो बेटी सिर्फ 2 दिन की है, अभी तो वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो एक घर के प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में है, लेकिन इस तरीके से वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते। जिस तरीके से उनका जो फ्रेंड था ग्रिगोरी, उसके फादर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या वो भी अपनी बेटी को इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उनकी जो फ्रेंड था उसकी 36 ईयर्स की एज में ही उसकी डेथ हो गई थी। इस सारी चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया और अपनी उनकी जो कंसर्न है, उनकी चिंता है, उसको डिस्क्राइब किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पैसेज। I have walked and prayed for this young child an hour, and heard the sea wind scream upon the tower, and under the arches of the bridge, and scream in the elms above the flooded stream. इसमें जो ईस्ट है इसमें भी उन्होंने अपनी चिंता बताई है और वो क्या कह रहे हैं, he sees the weather reflect threatening forces like big flooded stream and tidal waves. अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो वेदर है वो ऐसा लगता था जैसे कि बहुत बड़ा फ्लडेड स्ट्रीम या कोई बहुत बड़ी सी लहर आकर उनकी लाइफ में आ रही हो। फ्लडेड स्ट्रीम का मतलब इसमें क्या है, उन्होंने क्या बताया है कि एक कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उन लोगों की वजह से जो बाहर दंगे फैला रहे हैं या कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं, वो ऐसा आगे भी जाके कोई बहुत बुरा काम करने वाले हैं। It is a flooded because the flow of troublemakers exist in large, क्योंकि जो जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं वो इतने ज्यादा नंबर्स में है कि वो कैसे अपनी डॉटर को उस सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। The weather that the poet created here is not only a weather we think. जो वेदर की पोइट ने इसमें बात की है वो सिर्फ वही वेदर नहीं है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि जैसे कि सर्दी गर्मी, लेकिन पोइट ने इसमें किस वेदर की बात की है, जो लड़ाई झगड़े बाहर का जो वेदर है उस वेदर की पोइट में इसमें बात कर रहे हैं। इमेजिनिंग इन एग्जिस्टिंग रिवाइव दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड गॉन डांसिंग टू अ फ्रेंच ड्रम वन ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। इसमें पोएट क्या बता रहे हैं, ईस्ट इज थिंकिंग विद एनेक्सिटी दैट द वेदर ऑफ वॉर हैड ऑलरेडी विजिटेड द वर्ल्ड दैट वाज सपोज टू हैपन लेटर इन फ्यूचर ही डाउटेड। उन्होंने अपने इसमें क्या चिंता बताई है कि जो लड़ाई झगड़े अभी चल रहे, जैसे कि अभी जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है,
हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे लड़ाई झगड़े फ्यूचर में फिर से नहीं होंगी। उनको डाउट है कि ऐसे ही लड़ाई झगड़े फ्यूचर में फिर से भी हो सकते हैं, फिर से ये एटमॉस्फेयर ऐसे ही इतनी बुरी कंडीशन हो सकती है। East is concerned that he hears the overloaded harsh sound of the war drums. The sea represents the world and the crowd ground around her as they are evil, destructive and take advantage of her innocence. They are murderers. Moreover, the sea or the world is termed as murderous innocence because a part of the sea, Annie's innocence is murderous to herself because it enables others to manipulate her. उन्होंने क्या बताया है और इसमें क्या बोला है कि जो बाहर जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उससे वो अपनी जो जितना भी क्राउड बाहर दिखाई दे रहा है वो कैसे अपनी डॉटर को इस मर्डरस दुनिया से बचा के रखेंगे, कैसे उसको सेव करके रख पाएंगे। ठीक, तो इन दोनों पैराग्राफ में जो राइटर है उन्होंने सिर्फ बैकग्राउंड बताया है कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है और उस कैसे एटमॉस्फेयर में उनको अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ इसी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। May she be granted beauty and not yet beauty to make a stranger's eye distraught for her before the looking glass for such bring made beautiful over much। इसमें ईस्ट क्या कह रहे हैं कि उनकी बेटी जो एनी है वो सुंदर तो हो लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर भी ना हो, एक्सेसिव सुंदर भी ना हो। क्यों ना हो? जिसकी उसकी सुंदरता से, उसकी अच्छाई से बाहर के ज्यादा से ज्यादा लोग उससे अट्रैक्ट हों, उससे वो किसी भी अननोन पर्सन का अपने ऊपर अटेंशन खींच सके, इतना ज्यादा भी सुंदर उसको नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि द मच ब्यूटी मेक्स हिम डिस्ट्रॉट एंड अनहैप्पी एंड इफ ही कैन नॉट फुलफिल हिज डिजायर टू पॉजेस दिस ब्यूटी इवन एनी ऑल्सो कैन बी betrayal for the beauty she has. If she loves her beauty exceedingly, she will make her stand repeatedly in front of the mirror, which ultimately draws her away from the practice of very practical life of hard times. उन्होंने और क्या कहा है, इसमें क्या बोला है कि उनकी जो बेटी है वो एक्सेसिवली सुंदर नहीं होनी चाहिए। वो सुंदर होनी चाहिए लेकिन इतना भी सुंदर नहीं होनी चाहिए कि वो हर एक अननोन पर्सन का अटेंशन गेन कर सके, हर एक पर्सन के ऊपर ध्यान जाए। उन्होंने क्या कहा, अगर वो एक्सेसिवली सुंदर होगी तो वो उसका जो पूरा ध्यान है वो अपने आप को ही मेंटेन करने में लगा रहेगा, उसका जो पूरा ध्यान है वो इसी चीज में लगा रहेगा कि वो कैसे दिख रही है, और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना मिरर के सामने स्पेंड करेगी। और मिरर के सामने जो वो टाइम स्पेंड करेगी वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारी रियल लाइफ है, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा दूर है। हमारी जो ब्यूटी है, जो हमारा सुंदरता है, उससे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप किस तरीके के पर्सन हैं, इन चीजों से फर्क पड़ता है। अगर कोई पर्सन बहुत सुंदर नहीं भी है और उसके काम अच्छे हैं तो वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है, उसका नेचर अच्छा है तो लोग उससे बात करना पसंद करेंगे। उसी की जगह पर अगर कोई पर्सन बहुत सुंदर है लेकिन वो नेचर वाइज बहुत रूड है, अच्छे से बात नहीं करता, तो उससे कोई पर्सन से बात करना भी पसंद नहीं करेगा। Consider beauty a sufficient end, lose natural kindness and maybe the heart-revealing intimacy that chooses right and never find a friend। इसमें ईस्ट ने क्या कहा है कि beauty will make her think that it is sufficient because beauty would help her। उसने क्या कहा कि जो सुंदरता है उससे उसकी बेटी को क्या लगेगा कि सुंदरता ही सब कुछ होती है और हर काम वो अपने सुंदरता के बलबूते पर कर सकती है। उसको उसके मन में क्या चीज आ जाएगी कि जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं वो अपने अट्रैक्टिवनेस से हर काम को करवा सकते हैं और हर पर्सन उनका फेवर भी कर सकता है। और इस चक्कर में वो ये सोच लेते हैं कि वो अपनी जो अच्छाई है उसको भूलकर हर काम वो सिर्फ किस वजह से कर पाएंगे, अपनी सुंदरता की वजह से कर पाएंगे। और जो लोगों का उनको अटेंशन मिलेगा, उस अटेंशन से उनके मन में क्या गलत धारणा बन जाएगी कि वो उस पर अपनी जो सुंदरता की वजह से वो हर पर्सन उनसे अट्रैक्टेड होता है और हर पर्सन उनसे बात करना पसंद करता है, जिस चक्कर में वो अपनी काइंडनेस को भूल जाएंगे और काइंडनेस जाने की वजह से ज्यादा देर तक लोग पर्सन को पसंद नहीं करेंगे।
वो क्या कहते हैं, उनको क्या चिंता हो रही है कि अगर उनकी बेटी बहुत सुंदर होगी तो उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो वर्च्यू है, उसकी जो काइंडनेस है, ये सारी चीजें क्या खत्म हो जाएंगी और वो हमेशा अपने आप को लोगों के सामने सुपीरियर समझने लगेगी और हमेशा अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा समझने लगेगी। दे आर फर्दर मोर हैविंग मोर मैनी एडमायरर्स, द ब्यूटी ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन अलाउ देम टू बी फास्टिडियस इन देयर चॉइस ऑफ पार्टनर। उन्होंने क्या कहा है, और जो सुंदर लोग होते हैं उनके पास हमेशा लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत ज्यादा चॉइसेस होती हैं, लेकिन वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सही पार्टनर को अपने चुन सके, सही डिसीजन वो अपनी लाइफ का ले सके। Helen Brink chosen found life flat and dull, and later had much trouble them a fool. While the great queen, the rose out of spray, being fatherless, could have the way, yet choose a bandy-legged smith for men. It's certainly that fine women eat, a crazy sell it with their meat, hereby the horn of plenty is undone. इसमें जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं, ईस्ट अल्यूड्स फ्रॉम, उन्होंने क्या कहा कि ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हेलेन, इसमें उन्होंने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में बताया हुआ है। उन्होंने बताया कि जो मॉड गॉमी इज अ लेडी, जिसको राइटर जो पोएट थे वो पसंद करते थे, एंड ही प्रपोज्ड हर। लेकिन मॉड गॉमी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ज्यादा सुंदर लेडी थी, तो उसने क्या किया, उसने उनका जो पोएट थे उनका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किया, एंड शी रिजेक्ट्स हर, जिससे कि जो राइटर थे उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा था। किस बात का बुरा, कि इतनी सुंदर लेडी, इतनी जो अच्छी दिखने वाली लेडी, या वो लेडी जिसको वो whom he loves, वो उनकी लाइफ में नहीं आई और उनका प्रपोजल को रिजेक्ट करके चली गई। लेकिन किस वजह से वो गई थी, बिकॉज उसको अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। और जो मॉड गमी थी उसने किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली। वो पर्सन बिजनेसमैन था लेकिन उससे एज में बहुत बड़ा था। तो राइटर को क्या लगता था कि जो पोएट है वो जिस पर्सन से मॉड गमी ने शादी की है वो उससे ज्यादा कैपेबल था, पोएट ज्यादा कैपेबल था, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसने उसका गलत, जो उसकी वो गर्ल थी उसने गलत डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई फादर नहीं थे जो उसको सही डायरेक्शन दे सके। तो उसने क्या कहा कि उसकी जो बेटी है उसके पास सुंदरता तो होना चाहिए, लेकिन मॉड गमी जैसी सुंदरता भी नहीं होनी चाहिए। सुंदरता के साथ साथ उसमें ये इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए कि वो सही गलत का डिसीजन ले सके। और उसने क्या कहा, उसके पास तो फादर भी हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके सही और गलत के डिसीजन में। उसका जो वो डिसीजन लेगी उसके फादर उसका हर डिसीजन में उसकी हेल्प कर सकते हैं। मॉड गमी की तरीके से वो गलत डिसीजन ना ले। वो क्या कहते हैं, उसकी डॉटर में इतना ब्यूटी के साथ साथ इतनी ब्यूटी थोड़ी कम हो तो चलेगी, लेकिन इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर सके। So this is about the poem. The rest of the poems we will discuss tomorrow. I hope you understand the poem till here. Thank you.